सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज कुछ बातचीत करूंगा। कुछ आपको बताएंगे कि जब आपको कोई मर्दमी ताकत में कमी लगे तो उस समय आप कैसे अपना इलाज करवाएं, किस विधि से दवाइयाँ लें, क्या अपना खान पान रखें। तो ये सारी विचार चर्चा हम खुलकर करेंगे। दोस्तों, आजकल जैसे कि देखा गया है कि जिन लोगों को मर्दाना ताकत की कमी होती है तो उनमें सबसे ज़्यादा पित्त प्रकृति के रोगी आते हैं, क्योंकि जो जवानी का काल होता है वो वैसे भी पित्त का काल होता है। जैसे मैं आपको इस चीज़ को डिफाइन करूं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो आप अगर बात को समझना है तो वीडियो को पूरी देखा करें, क्योंकि छोटी छोटी बात में ही इलाज छुपा होता है। तो छोटी से छोटी बात पर भी आप पूरा ध्यान दें। जैसे हम बात करें तो छोटे बच्चों का जो काल है वो पित्त का काल है, कफ का काल है। तो छोटे बच्चों को सांस, दमा, नज़ला जुकाम बना रहना, तो उनका जो काल है वो कफ का काल होता है। इसी तरीके से जब आदमी बुढ़ापे में चला जाता है तो उसके शरीर में वायु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वात का प्रकोप हो जाता है। जैसे 40-45 की उम्र के बाद ज़्यादातर लोगों के घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पेट साफ ना होना, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो वहाँ पे वो वातज काल हो जाता है। और जो जवानी का काल है ये पित्त का काल है। तो जवानी में ज़्यादातर रोगी जो मर्दमी कमजोरी से जूझ रहे होते हैं, तो एक तो उनका जो जवानी का काल है वैसे ही इसको आयुर्वेद के अनुसार पित्त का काल माना गया है। दूसरा, इसी उम्र में ज़्यादातर हमारा खान पान जो है वो बाहर का होता है, तो पित्तवर्धक वस्तुओं का सेवन करना और जवानी का काल जो है पित्त का काल होना, तो इसी वजह से ये रोग जो है ज़्यादातर ठीक नहीं होते हैं। तो ठीक ना होने का कारण यही है कि लगभग सारे तो नहीं, लेकिन बहुतायत वैद्य जो है तो पित्तज औषधियाँ ही देते हैं, वीर्य वर्धक पित्तज औषधियाँ देते हैं, जिस वजह से रोगी का रोग ठीक होने की बजाय और बढ़ जाता है। जैसे मान लो किसी को इंडाइजेशन है, किसी का लीवर फैटी है, तो वैद्य लोग उसको सीधे ही सफ़ेद मूसली, कौच बीज, अकरकरा ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं। जब बनी बनाई डब्बा बंद दवाइयाँ उनको थमा देते हैं, तो उनकी समस्या ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो कई भाइयों को दांत, सुपन दोष अक्सर देखा गया है कि महंगी से महंगी दवाइयाँ, कई तो हीरा भस्म तक भी सेवन कर लेते हैं। हीरा भस्म और इसके साथ साथ सफ़ेद मूसली, कौच बीज, अकरकरा, तो ऐसी औषधियों की उनकी समस्या ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाती है। तो ऐसे रोगियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि जब भी आपको ऐसी समस्या आए तो सबसे पहले अपनी प्रकृति की जांच करें। अपनी प्रकृति आप खुद भी जांच कर सकते हैं, तो देखेंगे आपकी ज़्यादातर रोगियों की प्रकृति पित्तज ही होती है।
क्योंकि नौजवानी का काल, पित्त का काल तो वैसे ही होता है। दूसरा, हमारा खान पान बाहर का हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी प्रकृति को डिफाइन करें। प्रकृति देखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने पेशाब का रंग नोट करें। अगर पेशाब का रंग थोड़ा सा भी पीला आता है, सामान्य से थोड़ा सा उसका कलर चेंज है, तो आप समझ लें कि आपके शरीर में पित्त बढ़ गई है। या तो फिर भूख कम लगती है तो भी आप समझ लें कि आपके शरीर में पित्त की अधिकता हो गई है। तो सबसे पहले पित्त को शांत करें, उसके बाद ही कोई दवाई की योजना बनाई जाती है। तो पित्त को शांत करने के लिए आप नारियल पानी, कच्ची लस्सी, पतला दूध, मीठे फल, फलों का रस, तो ऐसी वस्तुओं का सेवन करें। और साथ साथ अगर समस्या ज़्यादा है तो किसी वैद्य की देखरेख में अपना इलाज करवाएं। तो इलाज में ऐसी औषधियाँ हों जैसे प्रवाल पिष्टी हो गया, मोती पिष्टी हो गया। अगर समस्या ज़्यादा बिगड़ गई है तो थोड़ी मात्रा में स्वर्ण भस्म होगी। वीर्य को बढ़ाने के लिए भंग भस्म होगी, स्वर्ण मक्षिक भस्म होगी और मोती पिष्टी होगी। तो ऐसी औषधियों का कॉम्बिनेशन आपकी ये समस्या को ठीक कर देता है। इसके अलावा वीर्य में शुक्राणु कम हो गए हैं, पस सेल्स बढ़ गए हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं को आप सामान्य औषधियों से ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, तो तभी आपकी समस्या ठीक होगी। जैसे हम पित्त के रोगियों को सबसे ज़्यादा काम चूड़ामणि का सेवन करने के लिए बोलते हैं। तो काम चूड़ामणि निरापद औषधि है, इसको कोई भी प्रकृति वाला सेवन कर सकता है, चाहे पित्त प्रकृति हो, कफ प्रकृति हो, वात प्रकृति हो। तो आप काम चूड़ामणि रस एक एक गोली सुबह शाम लें और इसके साथ आप शतावरी आदि चूर्ण, धातु पौष्टिक चूर्ण या कोई भी चूर्ण जिसकी मात्रा कम से कम रखी जाए, वैद्य की देखरेख में मात्रा रखी जाए, 1 से 2 ग्राम। जब आप चमच भर के चूर्ण लेते हैं तो आपका डाइजेशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो फिर आपकी समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी रहती है या तो उससे भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि पित्त वाले रोगियों को शीतल औषधियों का सेवन करवाया जाए, जिसमें थोड़ी मात्रा में उत्तेजक औषधियाँ हों और ज़्यादातर औषधियों का कॉम्बिनेशन शीतल हो, पौष्टिक हो। उनको वीर्य को बढ़ाने के लिए औषधियाँ दी जाएं, उनके डाइजेशन को सही करने के लिए औषधियाँ दी जाएं। जैसे मान लो किसी के वीर्य में पस सेल आ रहे हैं, तो सबसे पहले पस सेल को निर्मूल किया जाएगा, उसके बाद ही फिर उसके शुक्राणुओं की जो है मोटिलिटी या तो शुक्राणुओं की संख्या तभी बढ़ सकती है। जब तक उसके वीर्य में पस सेल होंगे तो उसकी जो है मोटिलिटी या संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। जहाँ तक आपके खान पान की बात है तो चटपटे पदार्थ, जीभ वश खाया गया भोजन, तो जीभ के स्वाद के लिए खाया गया भोजन, जैसे बाहर का खा लेते हैं कुलचा, बर्गर, पकौड़े, चाट, तो ये चीज़ें सारी आप बंद कर दें। चाय कम से कम लें और कोई नशा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका सेवन भी बंद कर दें। तो देखा देखी चटपटे पदार्थ आप ना खाएं, और अगर हस्तमैथुन वगैरह करते हैं तो उसकी आदत भी आप धीरे धीरे छोड़ दें और अपना खान पान सही करें। तो सुबह उठ के हल्का कुनकुना पानी पिएं, 1 से 2 किलोमीटर तेज चाल सैर करें, फिर आप फ्रेश होने के लिए जाएं, तो आपका पेट भी ठीक से साफ होगा और आपकी जो दांत या सपनदोष की समस्या है तो आदि तो आपके खान पान और रहन सहन का सही तरीके से अगर आप खान पान और रहन सहन सही कर लेंगे तो आधी समस्या तो आपकी तभी निर्मूल हो जाएगी। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है
तो आप किसी अच्छे वैद्य से संपर्क करके अपने लिए कोई दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनवा लें। कोशिश करें अपने आसपास कोई अच्छा वैद्य देख लें, तो वहाँ से आप अपनी नाड़ी वगैरह दिखा के दवाइयाँ ले लें। अब कुछ रोगियों को मानसिक समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे मन में डर बैठ जाना, छोटी छोटी बात पे घबराहट हो जाना। तो किसी मान लो कभी आप किसी डर की वजह से, जब माहौल ऐसा होता है कि संभोग में कभी आप सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नामर्द हो गए हैं। तो अपने मन से ये डर और भय निकाल दें। दूसरी बात, जो चिपचिपा पानी वगैरह आता है, तो ये नौजवानी में अक्सर ही आता है, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये शादी के बाद अपने आप निर्मूल हो जाता है, क्योंकि जब शरीर में एक्साइटमेंट होती है तो अक्सर चिपचिपा पानी निकलता रहता है। तो वहाँ पे मैंने कई बार बताया है कि अगर ऐसी समस्या हो तो इससे डरने घबराने वाली बात नहीं है। आप आंवल की रसायन 100 ग्राम ले लें, उसमें 5 ग्राम कच्ची फटकड़ी पीस के डाल लें, तो उसका आधा आधा चम्मच सुबह शाम आप कच्ची लस्सी से लें, तो उससे आपकी चिपचिपे पानी की समस्या ठीक हो जाती है। जिनको दांत पड़ती है तो वो समस्या भी इससे ठीक हो जाती है। तो जिनको किसी वजह से उत्तेजना की कमी है या गर्मी की वजह से उत्तेजना कम होती है, तो वो भी समस्या आपकी ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप पौष्टिक आहार लें, मीठे फल, सूखे मेवे, तो आप अपनी डाइजेशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें तो आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती है कोई भी किसी भी प्रकार की। तो आप इस विधि से अगर दवाइयों का सेवन करेंगे, अच्छे वैद्य की देखरेख में कोई दवाइयाँ सेवन करेंगे, तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। डरने घबराने से इस समस्या का हल नहीं होता है। देखा देखी एक दूसरे से पूछ पछा के, अनजान लोगों से दवाइयाँ लेके आपकी समस्या ठीक होने की बजाय बढ़ जाती है। तो जब भी आप दवाइयाँ लें तो उसी वैद्य से आप अपना डाइट चार्ट भी जरूर बनवा लें। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो पित्त के अनुसार जो जो भोजन आपको वर्जित किया गया हो, जो जो चीज़ें आपको वर्जित की गई हों, तो उन चीज़ों से परहेज रखें। अगर कफ प्रकृति है तो कफ के अनुसार अपना डाइट चार्ट बनवा लें, वात प्रकृति है तो वात के अनुसार अपना डाइट चार्ट बनवा लें, तो आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अंधाधुंध दवाइयाँ इस्तेमाल करना, इंटरनेट पे देख के दवाइयाँ इस्तेमाल करना, तो ये आपको आने वाले समय में तंग करती हैं। इसलिए हमेशा ठंडे दिमाग से सोचें, संयम बना के रखें। और कभी भी अगर आप दवाई लेते हैं तो कोई दवाई का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो उस दवाई को आप 10-15 दिन तो जरूर ही सेवन करें। अगर 10-15 दिन में आपको कोई 20 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, परिणाम नहीं मिलता है, तो फिर ही आप किसी दूसरे वैद्य के संपर्क में जाएं। अन्यथा आप जहां से दवाई ले रहे हैं तो उस दवाई पे विश्वास रखें, भरोसा रखें, और जब ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो उस टाइम परहेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। संभोग से, हस्त मैथुन से पूर्ण परहेज रखें तो आपकी समस्या 100% निर्मूल हो जाती है। तो जिन लोगों की शादी वगैरह नज़दीक हो, तो वो 2 से 3 महीने पहले ही अगर शरीर में कोई कमी पेशी लग रही है, तो शादी से 2 से 3 महीने पहले ही उसका अपना इलाज करवा लें, अपना खान पान सही कर लें। सिर्फ दवाइयों के भरोसे ही ना रहें, अपना खान पान भी सही करें, अपना रहन सहन सही करें और पूर्ण तौर पे परहेज रखें। अपने मन को संयम बनाकर रखें तो आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डरने घबराने वाली इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं तो हज़ारों रोगियों का इलाज कर चुका हूँ, तो मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि पेशेंट से काउंसलिंग भी की जाए, उसको समझाया जाए, उसके मन में बैठा हुआ डर निकाला जाए, तो उसके शरीर की पित्त को शांत किया जाए, तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है संयम रखना, अपना खान पान सही रखना और भरोसे से इलाज करवाना। अब जहाँ तक बात खर्चे की आती है, तो जिनको समस्याएं
काफ़ी ज़्यादा हैं, वीर्य बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाए, या फिर शरीर में वीर्य, क्योंकि 7वीं धातु है वीर्य, अगर रस सही तरीके से बनेगा तो तभी अगली धातुएं बनेंगी। तो सबसे पहले रस की तरफ ध्यान दें। रस जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, यानी जैसे ही रस बनेगा तो अगली धातुएं रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, तो अगली धातुएं तभी बनेंगी। रस का निर्माण सही तरीके से होने लग जाएगा। अगर आपका डाइजेशन सही है तो आपके रस का निर्माण सही तरीके से होना शुरू हो जाता है। तो अपने डाइजेशन पे ज़रूर ध्यान दें, और मेरी इन कही बातों पे आप ज़रूर गौर फरमाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद का लाभ उठा सकें। तो किसी भी समस्या के लिए कोई बात करनी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक पे आके इलाज करवा सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया है, बस आप इसको शेयर ज़रूर कर दें। और अगर कोई मन में संशय हो, कोई आपके मन में सवाल हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा।